दोस्तों, कभी सोचा है कि एक हॉस्पिटल जहां लोग इलाज करवाने आते हैं, वही जगह किसी की मौत के बाद उसकी रूह का घर बन जाए। और अगर मैं कहूँ कि ये कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि इंडोनेशिया के एक वायरल रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है, तो शायद आप भी इस स्टोरी को एंड तक देखे बिना नहीं रह पाओगे। आज हम बात करने वाले हैं लेम्बायंग मूवी की, जो हाल ही में आई थी। स्टोरी की शुरुआत होती है एक शांत हॉस्पिटल से। बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एक हाइड्रोथेरेपी रूम के अंदर एक औरत हवा में लटकी हुई नजर आती है। उसका नाम होता है तांत्री। उसकी आंखें आधी खुली हुई होती हैं, चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा होता है और उसकी सांसें धीरे धीरे टूट रही होती हैं। मरने से पहले उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसका पास दिखाया जाता है जब वो इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। तांत्री एक हार्ड वर्किंग मेडिकल स्टाफ थी जो अपनी सीनियर ईदा के साथ डिलीवरी वार्ड संभाला करती थी। हॉस्पिटल के सब लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ हफ्तों से ईदा नोटिस कर रही थी कि तांत्री पहले जैसी नहीं रही। न वो हंसते हुए दिखती, न किसी से ज्यादा बात करती और अक्सर किसी गहरी सोच में खोई रहती है। ईदा ने कई बार उससे पूछा, तांत्री सब ठीक है ना? लेकिन हर बार तांत्री सिर्फ हल्का सा स्माइल करती और बात बदल देती, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर दबा कर बैठी हो। एक दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिलीवरी का केस आता है। ईदा जल्दी जल्दी हाइड्रोथेरेपी रूम की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है, उसके पैर वहीं जम जाते हैं। रूम के बीचों बीच तांत्री की लाश लटक रही होती है। पूरा हॉस्पिटल शॉक में चला जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और ऑफिशियली इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के कुछ लोगों को कभी यकीन ही नहीं होता कि तांत्री अपनी जान खुद भी ले सकती है। उसके बाद अजीब इंसिडेंट्स शुरू हो जाते हैं। नाइट शिफ्ट के स्टाफ को फुटस्टेप सुनाई देते हैं। कुछ लोगों को वाइट यूनिफॉर्म पहनी एक औरत कॉरिडोर में चलती दिखती है और हाइड्रोथेरेपी रूम के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आखिरकार हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। 5 साल बाद हॉस्पिटल को रिनोवेट करके दोबारा खोलने का फैसला लिया जाता है। अथॉरिटीज को लगता है कि इतने सालों बाद लोग पुरानी बातें भूल चुके होंगे। इसी रीओपनिंग के दौरान 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए यहाँ पहुँचती हैं, पीका और उसकी बेस्ट फ्रेंड एरम। बस से सफर करते वक्त एरम की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे बार बार अजीब सा फील होता है। पीका उसका ख्याल रखती है, उसे पानी पिलाती है और कहती है बस थोड़ी देर और हॉस्पिटल पहुँचते ही रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन एरम के चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। हॉस्पिटल पहुँचते ही उनकी मुलाकात होती है स्टाफ मेंबर हीरू से। हीरू उनका वेलकम करता है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात होती है सीनियर ईदा से, जो पहले से ही इस हॉस्पिटल का हिस्सा रह चुकी होती है। उसकी आंखों में आज भी तांत्री की मौत का दर्द साफ दिखाई देता है। हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर्स में डॉक्टर रिंगो और डॉक्टर टैटो भी होते हैं। शुरुआत में डॉक्टर रिंगो को लगता है कि हॉस्पिटल अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, जबकि डॉक्टर टैटो दोनों इंटर्न्स को देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें काम शुरू करने की परमिशन दे देते हैं। पीका हॉस्पिटल का हर एक कोना बड़े ध्यान से देख रही होती है। रिनोवेशन चल रहा होता है और कुछ पुराने रूम्स को परमानेंटली सील किया जा रहा होता है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जिसे देखकर ईदा का चेहरा तुरंत बदल जाता है। हाइड्रोथेरेपी रूम, वही रूम जहां 5 साल पहले तांत्री की मौत हुई थी। रूम को ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। उस रात जब सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। बाहर तेज हवा चल रही होती है, पुरानी खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और इसी बीच एरम को अचानक वॉशरूम जाना पड़ता है। एरम वॉशरूम जाती है। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजरती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन बिना जाने उसके पीछे अंधेरे में जैसे कोई और भी चल रहा होता है। एक ऐसी चीज जो पिछले 5 साल से इसी हॉस्पिटल का इंतजार कर रही थी और यहीं से शुरू होता है असली नाइटमेयर। पिछली रात जो बेचैनी एरम महसूस कर रही थी, वो सिर्फ उसका वहम नहीं था। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, उसे पता चलता है कि नॉर्मल वॉशरूम क्लीनिंग के लिए बंद है। ईदा उसे दूसरी साइड वाले वॉशरूम का यूज करने को बोलती है। एरम धीरे धीरे उस कॉरिडोर में चलने लगती है और बिना जाने वो उस जगह के बिल्कुल पास पहुंच जाती है जहाँ 5 साल पहले तांत्री की मौत हुई थी, हाइड्रोथेरेपी रूम में, जिसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था और हवा के साथ एक अजीब सी बदबू बाहर आ रही थी। एरम बस एक पल के लिए अंदर झांकती है। उसे लगता है जैसे किसी ने अभी अभी उसके पीछे से गुजर कर रूम के अंदर एंट्री ली हो। वो तुरंत मुड़कर देखती है, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। तभी उसके पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है। वो वॉशरूम की तरफ भागती है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाती। पीका को लगता है शायद सफर की वजह से एरम की हेल्थ खराब हुई है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। अगली सुबह हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है। डॉक्टर्स नए पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डिंग का रिनोवेशन कंप्लीट करने में लगे होते हैं, लेकिन स्टाफ के बीच एक ही बात चल रही होती है, क्या हॉस्पिटल को दोबारा खोलना सही डिसीजन था? कुछ लोग अभी भी तांत्री के केस को याद करते हैं। उनका मानना था कि उस दिन के बाद हॉस्पिटल कभी नॉर्मल नहीं रहा। पीका इन बातों को सुनकर थोड़ा क्यूरियस जरूर होती है, लेकिन वो इन्हें सिर्फ अफवाह समझकर इग्नोर कर देती है। इसी बीच एरम का बॉयफ्रेंड दिमस उसे मिलने हॉस्पिटल आता है। पहली नजर में वो एक केयरिंग बॉयफ्रेंड लगता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसका असली बिहेवियर सामने आ जाता है। एरम इमोशनली
भी बहुत वीक होती है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत गिल्ट होता है और दीमस उसका सपोर्ट बनने के बजाय उस पर प्रेशर डालने लगता है। पीका दूर से ये सब नोटिस कर रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि एरम कुछ छुपा रही है। बाद में जब दोनों अकेले बैठे होते हैं तो अब एरम धीरे से अपनी सच्चाई बताती है। एडम बताती है कुछ महीने पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन दीमस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। मजबूरी में एरम को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी। ये फैसला उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रेशर में लिया था। तब से वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। पीका उसका हाथ पकड़कर कहती है, जो हो गया उसके लिए खुद को मत सजा दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये दोस्ती ही आगे चलकर दोनों की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उस रात एरम की ड्यूटी हॉस्पिटल के एक पेशेंट रूम में लगती है। रूम बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ एक पेशेंट का नाम रजिस्टर में लिखा होता है। एरम फाइल चेक करती है और धीरे से रूम के अंदर चली जाती है। पेशेंट बेड पर एक औरत बैठी होती है। एरम पोलाइटली कहती है, मैम चेकअप का टाइम हो गया है। औरत धीरे से अपना सिर उठाती है और एक अजीब सी मुस्कान देती है। उसकी आंखों में बिल्कुल जान नहीं होती। एरम का हाथ कांपने लगता है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, वो औरत अचानक उसके पेट पर हाथ रख देती है। बर्फ जैसी ठंडी फीलिंग एरम के पूरे जिस्म में दौड़ जाती है। उसी पल पूरे रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं। रूम अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी जल रही होती है। एरम मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करती है, लेकिन बेड अब खाली होता है। पेशेंट गायब हो चुकी होती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी धड़कन भी तेज हो जाती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन हैंडल हिला ही नहीं, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। तभी उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज आती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। एरम शॉक्ड हो जाती है, डर जाती है। वो धीरे से सामने लगे मिरर की तरफ देखती है और उसका खून जम जाता है। मिरर के रिफ्लेक्शन में वही औरत उसके बिल्कुल कंधे पर बैठी होती है। एरम जोर से चीखती है और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त डॉक्टर टेटो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। रूम फिर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। न कोई औरत, न कोई आवाज, से बेहोश पड़ी एरम। डॉक्टर टेटो से संभालता है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे रूम के कोने की तरफ मूव करता है, जहां अंधेरे में वही व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी औरत खड़ी होती है और इस बार उसकी स्माइल पहले से भी ज्यादा डरावनी होती है। एरम के बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल का स्टाफ उसे रेस्ट करने की सलाह देते हैं। सब लोग ही मान लेते हैं कि शायद स्ट्रेस की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन पीका को यकीन था उसकी बेस्ट फ्रेंड झूठ नहीं बोल सकती। उसने डिसाइड कर लिया था कि इस हॉस्पिटल का सच जानकर रहेगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का रेनोवेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा था। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर मेमिंग और स्टाफ मेंबर हेरू को ऑर्डर मिलता है कि हाइड्रोथेरेपी रूम के सामने वाली दीवार कंप्लीट कर दी जाए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहता था कि उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही मेमिंग उस पुराने बाथटब को तोड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा जोर से वापस उछलकर उसके हाथ पर लगता है। वो घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे कोई उस बाथटब को तोड़ने नहीं देना चाहता। मेमिंग धीरे से बोलता है, इस जगह में कुछ तो गलत है, लेकिन हेरू उसकी बात इग्नोर कर देता है। उसके लिए ये सब अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं होता। उसी रात हेरू को एक इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉल मिलता है। वो बिना देर किए हॉस्पिटल से निकल पड़ता है। रात का अंधेरा, सुनसान रोड और गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं। ड्राइव करते वक्त उसे अचानक रोड के बीच एक औरत खड़ी दिखाई देती है। सफेद कपड़े, खुले बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। हेरू ब्रेक लगाता है, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। हेरू सोचता है शायद उसकी आंखों ने धोखा खाया है। एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी रोड से फिसलकर बुरी तरह क्रैश हो जाती है। सुबह पुलिस को सिर्फ टूटी हुई एम्बुलेंस मिलती है और हेरू की लाश। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा जाता है। हेरू की मौत की खबर सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन एरम के चेहरे पर एक अलग ही डर था। पीका को बताया कि मौत से एक रात पहले हेरू उसके रूम में आया था। शुरू में वो सिर्फ बेडशीट देने का बहाना बना रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा। नजरें एरम को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। एरम किसी तरह वहां से निकलकर वॉशरूम में चली गई। उस रात उसने सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी, भगवान इस इंसान को मुझसे दूर कर दो। और अगले ही दिन हेरू सच में मर चुका था। एरम खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगती है। पीका उसे समझाती है कि किसी के बुरे का सोचना और किसी की मौत का कारण बनना दोनों अलग बातें, लेकिन एरम के दिल से गिल्ट जा ही नहीं रहा था। अब हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही आदमी बचा था, जो हाइड्रोथेरेपी रूम के रेनोवेशन पर काम कर रहा था, मेमिंग। उसके अंदर पहले ही डर बैठ चुका था, लेकिन मजबूरी में उसे काम कंटिन्यू करना पड़ रहा था। एक रात वो अकेला कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहा होता है। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट ब्लिंक करने लग जाती हैं, फिर सारी लाइट ऑफ हो जाते हैं। उसे लकड़ी की चप्पलों की आवाज सुनाई देती है। मेमिंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही इंसान ऐसी वुडन स्लीपर पहनता है, तांत्री। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आती जाती है। मेमिंग फ्लैश लाइट घुमाता है, लेकिन कोई
भी नजर नहीं आता। तभी उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ता है। पलट कर देखता है तो उसके सामने तांत्री खड़ी होती है। कार में बिना पीछे देखे भागना शुरू कर देता है। डरते डरते वो हॉस्पिटल से बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है। उसे लगता है अगर बिल्डिंग से दूर चला गया तो बच जाएगा, लेकिन तांत्री उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो हर जगह नजर आती है, कभी पेड़ के पीछे, कभी रास्ते में, तो कभी उसके बिल्कुल सामने। घबराहट में मेमिंग के एक पुराने लकड़ी के ब्रिज पर चढ़ जाता है। ब्रिज टूटने लगता है, उसका पैर फिसलता है और वो नीचे तेज बहती पानी में गिर जाता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचता है, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आती। हर बार आंखें बंद करता है तो उसे तांत्री का चेहरा नजर आता है और तब सालों से दबा हुआ उसका राज बाहर आने लगता है। मेमिंग रोते हुए खुद से कहता है, मैंने ये सब पैसों के लिए किया था, काश उस दिन मैंने उसकी बॉडी को टच भी ना किया होता। ये सुनकर ऑडियंस को पहली बार एहसास होता है कि तांत्री की मौत एक सिंपल सुसाइड नहीं थी, उसके पीछे हॉस्पिटल के कुछ लोगों का हाथ था और हीरू और मेमिंग दोनों उस राज का हिस्सा थे। लेकिन असली कातिल कौन था और तांत्री सिर्फ इनसे बदला क्यों ले रही है? हीरू और मेमिंग की मौत के बाद हॉस्पिटल का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। हर स्टाफ मेंबर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। लेकिन पीका को अब सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी, आखिर तांत्री सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों मार रही थी? अगर वो सिर्फ एक इविल स्पिरिट होती तो अब तक पूरा हॉस्पिटल उसका शिकार बन चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब था तांत्री किसी खास वजह से वापस आई है। पीका ने डिसाइड किया कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक दिन उसकी नजर डॉक्टर रिंगो पर पड़ती है। हॉस्पिटल में सब लोग परेशान थे, लेकिन रिंगो का बिहेवियर सबसे अलग था, जिससे वो कुछ जानता हो लेकिन जानबूझकर चुप हो। उस दिन जब रिंगो अपना केबिन छोड़कर बाहर जाता है, पीका चुपके से उसके रूम में घुस जाती है। टेबल के ड्रॉर और बैग चेक करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के अंदर न्यूज़पेपर की पुरानी कटिंग्स रखी होती हैं। सभी आर्टिकल्स तांत्री की मौत के बारे में होते हैं। ये सब देखकर पीका शॉक हो जाती है। फिर पीका को कुछ मिलता है। जब डायरी के पिछले पेजेस खुलते हैं, उन पेजेस के बीच कई लड़कियों के बालों के छोटे छोटे सैंपल्स केयरफुली संभाल कर रखे गए थे और उनमें से एक सैंपल एरम का नाम से लेबल किया गया था। पीका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में पहले से ख्याल आता है, कहीं डॉक्टर रिंगो ही इस सब के पीछे तो नहीं। वो डायरी लेकर केबिन से निकल जाते हैं, लेकिन रिंगो को तुरंत समझ आ जाता है कि किसी ने उसकी डायरी चुरा ली है। पीका सीधा डॉक्टर टेटो के पास पहुंचती है। वो डायरी दिखाकर उसे सब कुछ बताती है। टेटो बहुत शांत रहता है, उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं होती। वो बस इतना कहता है, तुम्हारी दोस्त एरम अब यहाँ सेफ नहीं है। पीका को इसकी बात सही लगती है। दोनों मिलकर एरम को हॉस्पिटल से निकालकर ईदा के घर ले जाते हैं। पीका को लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात एरम को एक अजीब सपना आता है। सपने में वो तांत्री को देखती है। तांत्री एक पुराने घर के सामने मिट्टी खोद रही होती है। उसके पास ईदा भी खड़ी होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही होती। अचानक तांत्री मुड़कर एरम की तरफ देखती है और एक ही झटके में उसे उस गहरे गड्ढे के अंदर खींच लेती है। एरम चीखते हुए नींद से उठती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं थी। उसकी आंखें बदल चुकी थी। उसकी आवाज भी पहले जैसी नहीं लग रही, जैसे कोई और उसके अंदर आ चुका हो। इसी बीच पीका को फोन आता है हॉस्पिटल से। किसी ने बताया कि एरम फिर से हाइड्रोथेरेपी रूम की तरफ चली गई है। पीका बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। रूम के अंदर खड़ी होकर उसे सिर्फ एरम की चीखने की आवाज सुनाई देती है। पीका तुरंत अंदर जाती है और जो सीन वो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टब के अंदर खून जैसा लाल पानी भरा होता है और उस पानी के बीच एरम चुपचाप बैठी होती है। उसकी आंखें खुली होती हैं। पीका उसके पास जाती है, तभी एरम अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर से उसका सर उस लाल पानी के अंदर डुबा देती है। उस एक पल में पीका के सामने 5 साल पुरानी सच जिंदा हो जाती है। उसका सर जैसे ही अंदर घुसता है तो उसको सारा पास्ट दिख जाता है तांत्री का। उसे पता चलता है तांत्री ने सुसाइड नहीं किया था, उसके साथ धोखा हुआ था। उसकी जिंदगी उसे छीन ली गई थी और जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था, वही इस कहानी का असली शैतान था, डॉक्टर टेटो। हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसे काम चल रहे थे जिनके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। तांत्री ने अनजाने में उन राजों को देख लिया था। जब उसने सच सामने लाने की कोशिश की, तब कुछ लोगों ने उसे चुप कराने का फैसला कर लिया था। उस दिन हाइड्रोथेरेपी रूम में जो हुआ, उसे सुसाइड का नाम दे दिया गया था, लेकिन असल में तांत्री अपनी मर्जी से नहीं मरी थी। उसकी मौत के पीछे एक सोची समझी साजिश थी और उस साजिश का मास्टरमाइंड था डॉक्टर टेटो। पीका होश में आती है और उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर रिंगो विलन नहीं था, इसलिए वो इतने सालों से तांत्री के केस की फाइल्स और सबूत संभाल कर रखा हुआ था। वो असली कातिल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके पास कभी इतने प्रूफ नहीं
थे कि सच सबके सामने ला सके। इसी वजह से उसकी डायरी में पुराने रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी चीजें मौजूद थी। अब पीका को एहसास होता है कि उसने रिंगो को गलत समझा। असली खतरा तो शुरू से ही उसके सामने था। इसी दौरान एरम पूरी तरह तांत्रिक के कब्जे में आ चुकी होती है, लेकिन तांत्रिक का मकसद एरम को मारना नहीं था। उसे एक जिंदा इंसान की जरूरत थी ताकि वो अपनी कहानी किसी को दिखा सके। एरम सिर्फ एक जरिया बन गई थी। तांत्रिक चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ वो सबके सामने आए। पीका और डॉक्टर रिंगो मिलकर डॉक्टर टेटो का सामना करते हैं। पहले तो टेटो हर इल्जाम से इनकार करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके पुराने राज सामने आने लगते हैं उसका चेहरा बदलने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। थेरेपी रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ठंडी हवा पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे तांत्रिक खुद अपने कातिल का इंतजार कर रही हो। डॉक्टर टेटो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर कॉरिडोर उसे वही रूम की तरफ ले जाता है। जितना वो बचना चाहता है उतना ही वो उस जगह के करीब पहुंच जाता है। सामने तांत्रिक की रूह नजर आती है। इस बार उसके चेहरे पर दर्द कम और इंसाफ की भूख ज्यादा होती है। टेटो डर के मारे टूट जाता है। उसकी सारी झूठ का घमंड सब खत्म हो जाता है और यहाँ पर डॉक्टर टेटो को तांत्रिक मार देती है। एरम अचानक होश में आ जाती है। जैसे ही डॉक्टर टेटो का चैप्टर खत्म होता है एरम अचानक होश में आ जाती है। उसे याद ही नहीं होता कि पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ था। पीका उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये डर के नहीं सुकून के आंसू होते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस पहुंचती है। पुराने केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सालों से दबा हुआ सच आखिरकार बाहर आ ही जाता है। मूवी हमें ये बताती है हर भूत सिर्फ लोगों को डराने के लिए वापस नहीं आता। तो दोस्तों ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।